हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपको करवा रही हूँ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की सीरीज़। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आपका सेक्शन नंबर 3 है। कौन से यूनिट का? दैट इज़ बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये यूनिट नंबर 6 है आपका नेट के सिलेबस में। उसी का ही सेक्शन नंबर 3 है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसका हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट कवर अप कर लिया था, जिसमें मैंने आपको मीनिंग और फीचर्स करवाए थे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी इसकी अप्रोचेस आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट बिलीव मी, इसमें से ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं नेट एग्जाम में। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर ये है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ना, इसको हम अप्रोचेस भी बोलते हैं, इसको हम थ्योरीज भी बोलते हैं, और साथ ही साथ इसको हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट मतलब कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो सब्जेक्ट है, उसकी जो थ्योरीज हैं वो डेवलप हुई है। तो यानी कि एक तरीके से इसकी हिस्ट्री भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके हम अप्रोचेज और थ्योरीज करेंगे, वन बाय वन करेंगे, आराम से करेंगे। ठीक है, बहुत सारी इसकी थ्योरीज हैं। सबसे पहले तो इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और मॉडर्न अप्रोचेस। बाकी दोनों हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी आज के इस लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच में ना 3 अप्रोचेस आती हैं: साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। ये तीनों आती हैं, तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। फटाफट से हम पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सारी की सारी अप्रोचेस डेवलप की गई है ना, ये जो जितने भी सारी अप्रोचेस हैं, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और मॉडर्न, तो ये सारे के सारे किसका नतीजा है, किसका रिजल्ट है? ये बेसिकली एल्टन मेयो थे और उसके ना कलीग्स थे, जो कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़े थे। वहाँ पे अपना जो है वो वहाँ के थे वो। तो बेसिकली उन्होंने हाथ ऑन एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसी का ही रिजल्ट है ये क्या? अप्रोचेस। तो इसमें से भी आपको क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि किसने की थी ये सारे के सारे अप्रोचेस। वैसे तो हर एक अप्रोच अलग अलग पर्सन ने डेवलप की थी, बट अगर आपसे जर्नल वे में पूछा जाए कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की जो बेसिकली अप्रोचेस हैं उसके पीछे किसका हाथ है, तो हम बोल सकते हैं कि एल्टन मेयो थे। और उसके जो कलीग्स थे उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिन एक्सपेरिमेंट्स को क्या बोला जाता है? हाथ ऑन एक्सपेरिमेंट्स बोला जाता है। तो उसी का रिजल्ट है ये तीनों की तीनों अप्रोचेस, ये तीनों क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और मॉडर्न। ठीक है, तो चलिए हम अभी फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच ना वो अप्रोच है जो बहुत पुरानी अप्रोच है। 1900 के अराउंड ये स्टार्ट हुई थी, उसके बाद से ये चली है। अभी आज एट प्रेजेंट ये इतनी ज़्यादा नहीं चलती है, बहुत पुरानी अप्रोच है। इसके अंदर मेन क्या बोला गया था कि ना, प्रोडक्शन पे फोकस करो। मतलब जितनी ज़्यादा हो सके ना आपको प्रोडक्शन करनी है, कम से कम कॉस्ट में करनी है, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी में आपको प्रोडक्शन करनी है। तो मेनली आपको प्रोडक्शन पे फोकस करना है। एम्प्लॉयज़ के ऊपर इतना ज़्यादा उनको इतना भाव ही नहीं दिया जाता था। ठीक है, उनको तो ये बोला जाता था कि बस ठीक है, मशीनरी है, इनको मशीनों की तरह चलाओ, इनको बस पैसों की ज़रूरत होती है, एम्प्लॉयज़ हैं, इनको पैसों की ज़रूरत होती है, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स दो, इनको सैलरी दो, इनको बोनसेस दो तो चलेगा। मतलब ये खुश हो जाएंगे उसमें, है ना। तो कहीं ना कहीं उनको इकोनॉमिक इंसेंटिव से उनको सेटिस्फाइड किया जाता था और प्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया जाता था। अभी जो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया पीछे, क्लासिकल अप्रोचेस की फर्दर 3 इसके अंदर अप्रोचेस आ जाती हैं: साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ब्यूरोक्रेटिक। अभी आज के इस लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत बड़ी अप्रोच है ये, तो हम वन बाय वन ही करेंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी साइंटिफिक मैनेजमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी एक्चुअली में मेन आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें आता है दैट इज़ साइंटिफिक मैनेजमेंट। किसने बनाई थी, किसने डेवलप की थी? तो उनका नाम था भाई साहब जी का, दैट इज़ F.W. टेलर। उसके अलावा बहुत सारे और भी पर्सन्स थे जिन्होंने इसके अंदर जो है वो कंट्रीब्यूशन अपना दिया था। वो हम वन बाय वन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंट्रीब्यूशन किसका? टेलर का। तो टेलर का कंट्रीब्यूशन पढ़ने से पहले उन्होंने क्या कुछ बताया था, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या थी क्या नहीं थी, कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए थे, उससे पहले हम पढ़ते हैं इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री। हिस्ट्री जाननी आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नेट एग्ज़ाम में आपको इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। तो कहीं ना कहीं आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, दैट्स वाई मैंने इसमें इंक्लूड की है।
तो इसमें पढ़ते हैं। तो ना ये जो टेलर जी थे ना, ये जो थे वो 1978 में ना इन्होंने ना मिडवेल स्टील कंपनी ज्वाइन की थी, जो एक यूएसए की कंपनी थी। एज अ लेबरर उन्होंने ज्वाइन की थी। बट वो इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, इतने ज़्यादा डेडिकेटेड थे कि उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से विद इन 6 ईयर्स वो चीफ इंजीनियर की पोस्ट पे पहुंच गए। यानी कि 1878 के अंदर उन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया। कैसे ज्वाइन किया? एज अ लेबरर, है ना। और 1884 में, यानी कि 6 साल के अंदर अंदर वो कहाँ पहुँच गए? उसी सेम कंपनी के चीफ इंजीनियर पहुँच गए, ठीक है। और मिडवेल स्टील कंपनी का नाम था। तो बेसिकली ये तो हो गया, उन्होंने ये कंपनी ज्वाइन की थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसके बाद एक बेथलेहम स्टील वर्क्स था, वहाँ पे उन्होंने 1901 तक काम किया। 1901 तक उन्होंने वहाँ पे काम किया। उसके बाद फ्री थे, अभी काम वाम तो कर लिया है ना, मतलब अपना जो है कंपनीज़ में काम कर लिया, 2-3 कंपनीज़ में काम कर लिया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो अब फ्री तो हैं, तो अभी हम मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन जाते हैं। तो उसके बाद वो क्या बन गए थे? मैनेजमेंट कंसल्टेंट, यानी कि लोगों को एडवाइस करना, कंसल्ट करना मैनेजमेंट के बारे में। तो ये सब उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया था। और फिर बैठे बैठे उन्होंने एक रिसर्च पेपर भी लिखा जिसका नाम था शॉप मैनेजमेंट, भी कैसे हमें शॉप को मैनेज करना है, कैसे हमें मैनेजमेंट करनी है। तो 1903 में 2 साल लगा दिए उन्होंने पेपर लिखते लिखते, ठीक है। तो 1901 में तो क्या था, वहाँ तक तो उन्होंने कंपनी में काम किया। उसके बाद जो है 1903 में उन्होंने 2 साल में एक बढ़िया सा पेपर पब्लिश किया शॉप मैनेजमेंट के नाम से। फिर उसके बाद 1911 में, यानी कि 1911 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एक ऐसी बुक थी जिसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में दिया था, ठीक है। तो ये तो हो गई उनकी हिस्ट्री। और बेसिकली वो बोलते क्या थे, जब उन्होंने काम किया था ना 6 साल, मैंने ऊपर बताया जैसे उन्होंने मिडवेल स्टील कंपनी में काम किया था, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। और मेनली उन्होंने एक ही चीज़ की थी कि लेबर ने एक्चुअली में जितना काम कर रही है ना, और जितना उसे करना चाहिए, तो बेसिकली वो कर बहुत कम रही है और करना चाहिए उसे ज़्यादा, है ना। तो कहीं ना कहीं मेनली उन्होंने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया था। और इस चीज़ के ऊपर भी फोकस किया था कि हर एक चीज़ को ना साइंटिफिक तरीके से देखो, हर एक चीज़ को साइंटिफिक तरीके से सॉल्व करो। तो मेनली उन्होंने ये चीज़ कही थी, ठीक है। ये तो हो गया उनकी हिस्ट्री और उन्होंने क्या बोला था, ये सब चीज़ें होंगी हैं। अभी हम आते हैं आगे। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट एक्चुअली में किसने दी थी? एफ डब्ल्यू टेलर ने दी थी। तो एफ डब्ल्यू टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट दी थी उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। चलिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होती है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का बेसिक इतना सा मीनिंग होता है कि कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो करने से पहले उसे अच्छे से एनालाइज कर लो। अभी जैसे मान लो आप कोई तैयारी करते हो, नेट की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी आप करने जा रहे हो, कुछ भी आप वर्क करने जा रहे हो, तो उसे अच्छे से पहले एनालाइज कर लोगे ना साइंटिफिकली, तो आप एक बेस्ट मेथड सर्च कर सकोगे कि हाँ भी मैंने क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है इस काम को करने के लिए। तो यही टेलर बोलते थे कि कोई भी काम करने से पहले ना एक मतलब उसको साइंटिफिकली उसे फर्स्टली एनालाइज करो। उसको एनालाइज कर लोगे ना तो उसको काम को करने का आप बेस्ट तरीका ढूंढ सकते हो। उसके अलावा ये बोलते थे कि ना कोई भी आप काम कर रहे हो ना, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे अब लेटेस्ट टेक्निक्स आती रहती हैं, है ना। तो उन लेटेस्ट टेक्निक्स को अडॉप्ट करो, उन लेटेस्ट टेक्निक्स को अडॉप्ट करो, न्यू टेक्निक्स को, अप्रोचेस को अडॉप्ट करते रहो। और जो पुरानी है ना उसको फेंकते चलो, उसको डिस्कार्ड करते चलो। जो ट्रेडिशनल अप्रोचेज है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वैसे वैसे उनको अडॉप्ट करते रहो, पुरानी को निकालते जाओ। तो बस यही मेन ये बोलते थे, कोई भी काम करने से पहले उसको एनालाइज करो ताकि आप उसको करने का एक बेस्ट मैथड निकाल सको। उसके बाद आते हैं प्रिंसिपल्स। अभी ये तो हो गया मीनिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट का, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं प्रिंसिपल्स पे। अभी प्रिंसिपल्स क्या हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के? सबसे पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है? दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ यूज़ ऑफ साइंस फॉर द रूल ऑफ थंब। ये मैं आपको ऑलरेडी इसका मीनिंग बता चुकी हूँ। इसमें क्या होता है कि साइंस का यूज़ करो, यानी कि मतलब आप एक्सपेरिमेंट करते जाओ, जो जो नई टेक्नोलॉजी आपको मिल रही है ना उसे अडॉप्ट करते रहो, और जो पुरानी वाली है उसे आप निकालते जाओ। ताकि इससे क्या होता है कि आप मैक्सिमम काम कर सकोगे, कम से कम कॉस्ट में कर सकोगे और सिंपल तरीके से कर सकोगे। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, टाइम के साथ नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि काम ईजी होता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है तो काम ईजी होता है अपना, कॉस्ट कम पड़ती है। तो बस उन यही बोलता है ये प्रिंसिपल कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करो
करो और पुरानी आप निकालते जाओ, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सेकंड प्रिंसिपल पे। अभी सेकंड प्रिंसिपल क्या बोलता है, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। ये भी वही चीज़ है कि आप जो भी सिलेक्शन कर रहे हो, अपॉइंटमेंट कर रहे हो ना, उसमें आप ये चीज़ का ध्यान रखो कि सही बंदे को ना सही पोस्ट पे बिठाओ। बस इतनी सी चीज़ है कि हाँ भी ऐसे अभी मान लो भी कोई किसी की कैपेबिलिटी कुछ और है और कोई मार्केटिंग का बंदा है, उसे मार्केटिंग की बढ़िया नॉलेज है, फील्ड की नॉलेज है, कैसे कैसे करनी है, उसको आप फाइनेंस की पोस्ट पे बिठा रहे हो, तो कहीं न कहीं ना तो उसका मन लगेगा काम में और ना ही वो अच्छे से कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये है इसमें कि जो जिसकी कैपेबिलिटी है उसको उसी पोस्ट पे बिठाओ और साथ ही साथ जो उनको आप ट्रेनिंग दे रहे हो ना, वो भी टाइम टू टाइम देते रहो और साथ ही साथ नई टेक्निक्स से देते रहो। मेनली ये चीज़ है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करो, नई नई टेक्नोलॉजी से उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते रहो, उनको लेटेस्ट सिखाते रहो ताकि वो पुराने ना रह जाएँ, ठीक है। नए बंदे आके जो है वो सारा कब्जा कर लें आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे और जो पुराने वाले हैं वो तो बस बैठे ही रह जाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पुराने वाले बंदे हैं ना, उनको भी आप टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते रहो नई नई टेक्नोलॉजी से, ताकि वो भी सीखते रहें, है ना। तो यही बोलते थे। अभी आगे चलते हैं थर्ड प्रिंसिपल पे। थर्ड प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ना कोऑपरेट करके चलो, लड़ो झगड़ो मत, ठीक है। लेबर और मैनेजमेंट है मान लो, तो उनको ना आपस में लड़ना नहीं चाहिए। इस चीज़ को उन्होंने बोला क्या था, मेंटल रेवोल्यूशन बोला था। यानी कि इसमें क्या होता है कि ना मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए कि हाँ भी मेरी सरेगी तो है नहीं, है ना, लेबर के बिना तो मेरा काम नहीं चलेगा, मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए। और लेबर ही नहीं तो काम करना है, और लेबर को ये सोचना चाहिए कि उनकी भी कोई आइडेंटिटी नहीं है मैनेजमेंट के बिना। तो कहीं ना कहीं वो काम करेंगे तो वो किसके भरोसे कर रहे हैं, मतलब जो मैनेजमेंट के भरोसे ही कर रहे हैं ना लेबर, और तो काम वो पैसा लगाया हुआ है, मैनेज कर रहे हैं सारे बिजनेस को। और मैनेजमेंट अकेली तो क्या ही कर लेगी, वो सारे इंटे थोड़े ना उठाएगी अभी बैठ के, है ना। तो कहीं ना कहीं तो मैनेजमेंट का भी नहीं चलेगा लेबर के बिना। तो दोनों को ये सोचना चाहिए क्यों ना अपन मिलके काम करें, है ना। तो जब वो मिलके काम करते हैं, कोऑपरेशन से काम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करके काम चलते हैं, तो इससे क्या होता है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो जाएगा, उनको प्रॉफिट हो जाएगा। उनको प्रॉफिट होगा तो अल्टीमेटली दोनों ही पार्टीज़ को इंडिविजुअली भी तो प्रॉफिट होगा ना, सैलरी भी तो बढ़ेगी इनकी। तो कहीं ना कहीं दोनों को मिलके काम करना चाहिए। और इस चीज़ को क्या बोला है टेलर जी ने इस पूरे प्रोसेस को, दैट इज़ मेंटल रिवोल्यूशन। यानी कि इसमें आप अपने दिमाग को चेंज करते हैं बेसिकली, कि हाँ भी आपने मिलके काम करना है। आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम आउटपुट, 5 इसके प्रिंसिपल हैं, 3 मैंने करवा दिए। अभी नेक्स्ट 2 पे चलते हैं। मैक्सिमम आउटपुट क्या है, अभी आप प्रोडक्शन करते चलो करते चलो करते चलो, यानी कि आप जितना ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट निकालोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो अल्टीमेटली जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी भी बढ़ेगी, है ना। सैलरी बढ़ेगी फिर वो डेडिकेशन से काम करेंगे। तो कहीं ना दोनों को ये सोचना चाहिए, लेबर और मैनेजमेंट को, कि हाँ भी आप ना सारे एफर्ट्स डाल दें, आप सारी मेहनत सारी कोशिश अपनी डाल दें। किस चीज़ में डाल दें, मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट निकालने में, कि हाँ भी जितना भी ऑर्डर आ रहा है ना उसको हम कम से कम टाइम में पूरा करें, प्रोडक्शन ज़्यादा करें, कॉस्ट कम आएगी, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तो इससे हमारा ही फ़ायदा होएगा, है ना। तो उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए। उसके बाद लास्ट प्रिंसिपल है, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ना, जैसे अभी मान लो मतलब जो भी पार्टीज़ हैं एक कंपनी में, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स होते हैं, मैनेजमेंट है, लेबर है, हायर अथॉरिटी होती है, लोअर। तो सबके बीच में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इक्वली डिवाइड भी होनी चाहिए और सबको पता भी होना चाहिए। बेसिकली इसमें ना इक्वल से ज़्यादा मैटर करता है कि वो क्लियरली क्लियरली उसके अंदर उनको डिफाइंड होनी चाहिए, कि सबको पता होना चाहिए कि मेरी क्या काम है, मेरी क्या जिम्मेवारी है, मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें है कि मान लो लेबर है, उसको ये बोलना चाहिए कि जो भी काम करना है वो आपने करना है, अच्छे से करना है, टाइम पे करना है, बढ़िया तरीके से करना है। और उसका टाइम कौन डिसाइड करेगा, मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कितना टाइम लगेगा। और एक्चुअली में जो काम करना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, लेबर की होगी। तो अभी यहाँ पे मान लो काम में कुछ गड़बड़ी होगी, है ना, मतलब मान लो लेबर ने अच्छे से काम नहीं किया, तो हम कहीं ना कहीं बोल सकेंगे कि हाँ भी लेबर की गलती है, तो उनको हम रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं, उनको वो अकाउंटेबल होंगे उसके लिए। और अगर जो एक्चुअल में टाइम चाहिए था, रिक्वायर्ड था, उतना मैनेजमेंट ने नहीं दिया, वो सही डिसाइड नहीं किया, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की गलती है ना। तो फिर वहाँ पे हम मैनेजमेंट को अकाउंटेबल कर देंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है
कि जितनी भी पार्टीज़ हैं ना, उनको ना क्लियरली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना काम सब कुछ पता होना चाहिए। जिसने जो काम कर दिया उसको अप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए, और जिसने जो काम नहीं किया, डिफ़ॉल्ट होता है अगर, तो उसको हम रिस्पॉन्सिबल भी ठहरा सकते हैं, ठीक है? तो अभी ये हो गए आपके 5 के 5 प्रिंसिपल्स पूरे। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। सबसे पहले इसमें हमने, अभी आगे भी करवाऊँगी, ठीक है? छोड़ना मत वीडियो। अभी हमने इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो है वो देख ली थी सारी की सारी। हाथ ऑन एक्सपेरिमेंट्स थे, किसने किए थे? एल्टन मेयो ने किए थे, जो कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के बंदे थे, ठीक है? इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसकी बदौलत ये तीनों की तीनों अप्रोचेज़ इन्होंने निकाल के लाई ये तीनों अप्रोचेज़। उसके बाद जो है इसके अंदर 3 अप्रोचेज़ आती हैं, मैंने आपको स्टार्ट करवाई है। फर्स्टली क्लासिकल अप्रोच, जो कि 1900 के अराउंड स्टार्ट हुई थी। क्या बोलती थी? प्रोडक्शन पे फोकस करो। क्लासिकल में फर्दर 3 आती हैं, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेटिक। साइंटिफिक हमने स्टार्ट की थी, उसके अंदर हमने कंट्रीब्यूशन पढ़ा पहले किसका? टेलर का, टेलर जी का। उसके बाद टेलर जी ने क्या कुछ काम किया, कब किया, कैसे किया, है ना? क्या कुछ उनका कंट्रीब्यूशन था वो पढ़ा। फिर उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होती है और उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। अभी फ़िलहाल हम आगे करेंगे इसकी टेक्निक्स। अभी आते हैं टेक्निक्स पे। साइंटिफिक मैनेजमेंट के हमने प्रिंसिपल्स तो बता दिए। अभी एक्चुअली में इन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए? कुछ टेक्निक्स भी तो चाहिए ना। तो वही तो ये टेक्निक्स है कि हाँ भी प्रिंसिपल्स जो बनाए हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो कुछ टेक्निक्स दी गई हैं, वही ये वाली टेक्निक्स हैं। वन बाय वन करते हैं, लगभग 7 to 8 टेक्निक्स हैं इसकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला है साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। ये जो टेक्निक्स है ना, लगभग प्रिंसिपल जैसी हैं, बस एक आध में थोड़ा डिफरेंस है, बाकी लगभग सेम है, तो आपको जल्दी समझ आ जाएगी, ठीक है? अभी सबसे पहला क्या है? दैट इज़ साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क में क्या होता है कि ना, जो भी आप काम कर रहे हो उसको साइंटिफिकली स्टडी करो। मतलब कुछ भी आप काम कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, जितना भी आप वर्क कर रहे हो, उसको ना पहले स्टडी करो अच्छे से। स्टडी करोगे तो इससे क्या होगा कि मैक्सिमम आप आउटपुट निकाल सकोगे और मिनिमम आप एफर्ट्स डाल सकोगे। मतलब कहने का कि एफर्ट्स कम से कम कर सकोगे, कॉस्ट को कम से कम कर सकोगे, और क्वालिटी और आउटपुट को बढ़ा सकोगे। तो बेसिकली जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ना, उसको पहले अच्छे से एनालाइज करो, उसको पहले अच्छे से स्टडी करो। स्टडी करने के बाद देन आप जो है वो देखोगे कि हाँ भी अब तो भी काम बढ़िया हो गया, ठीक है? अभी स्टडी करने के बहुत सारे तरीके होते हैं उसको एनालाइज करने के। तो इसके अंदर बेसिकली वर्क को स्टडी करने के लिए 4 इसके अंदर कैटेगरीज दी गई हैं, या ये कह लो कि 4 इसके अंदर तरीके बताए गए हैं कि आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है आपका नेट एग्जाम में कि कौन सी 4 स्टडीज़ हैं। सबसे पहले है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में क्या होता है? सिंपल सी चीज़ है कि कोई भी काम को करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो इसमें आपको बस इतनी सी चीज़ करनी है कि आपको निकालना है कि हाँ भी आपा ने कोई चीज़ करनी है तो वो किस मेथड से करनी है, कौन सा बेस्ट मेथड होगा। अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आप ये सोचोगे कि हाँ भी मैं सुबह उठ के करूँ या रात को लेट नाइट तक करूँ, है ना? दिन के कौन से टाइम में करूँ, कौन सी बुक्स से करूँ। तो एक बेसिकली आप मेथड डिसाइड करते हो कि मैं किस तरीके से पढूँ, है ना? तो बेसिकली यहाँ पे वही चीज़ है कि कोई भी एक्टिविटी को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो आप कौन सा मेथड, बेस्ट वन मेथड इसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? प्रोसेस चार्ट का भी यूज़ कर सकते हो कि हाँ भी कौन कौन से प्रोसेस से हमें कोई भी काम करना है। उसके अलावा रिसर्च टेक्निक्स का भी यूज़ कर सकते हो। रिसर्च तो करोगे ही ना जब आप मेथड ढूंढोगे, तो भी कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं, तो उनमें से आपको बेस्ट वन फाइंड आउट करना होता है कि हमारे लिए बेस्ट वन कौन सा मेथड है जिससे कॉस्ट कम आए और क्वालिटी बढ़िया हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में क्या होता है ना, इसके लिए ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताती हूँ कि एक्सपेरिमेंट किया गया था। दैट इज़ जो एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें ना एक मेसन था, उसने क्या किया, जो बेसिकली मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, मेसन वो होते हैं, वो ईंटें उठाते हुए ना, ब्रिक को उठाते हुए ना 18 डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे थे, इंक्लूडिंग मशीनरीज। यानी कि वो खुद भी कर रहे थे और साथ ही में मशीनरीज के थ्रू भी। सो टोटल बेसिकली वो 18 मोशंस कर रहे थे, 18 एक्टिविटीज़ कर रहे थे, उठाना, रखना, ये करना, वो करना। तो वहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि हम अगर अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को निकाल दें ना बाहर, मतलब जो फालतू की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो रही है उसको हम निकाल दें, तो इन एक्टिविटीज़ को हम रिड्यूस कर पा रहे थे 5 तक। और
इन सम सिचुएशन 2 तक भी इसको हम रिड्यूस कर पा रहे थे। मतलब जो 18 एक्टिविटीज़ हो रही थी, उसमें से हमने सारी आलतू-फालतू की एक्टिविटीज़ निकाल दी, है ना? तो उसके बाद जब निकाल दी, तो निकालने के बाद वो कम हो के सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 एक्टिविटीज़ रह गई, और सम केसेज़ में वो 5 से घट कर के सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही एक्टिविटीज़ रह गई है। तो ये इमोशन स्टडी यही बोलता है कि जब भी एक वर्कर्स या जो मशीन्स हैं या वर्कर्स हैं, दोनों ही जब जॉब करते हैं, अपना काम करते हैं, तो जितने भी वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम स्टडी कर सकते हैं, और जो भी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे थर्ड पे, दैट इज़ टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में क्या होता है, टाइम डिसाइड करना। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं सेवरल सेवरल सिचुएशंस के अंदर, और एक ना मतलब यहाँ भी हर सिचुएशन में कितना टाइम लग रहा है। एक पर्टिकुलर एक्टिविटी ले ली, उस एक्टिविटी को करने में हर सिचुएशन में कितना कितना टाइम लग रहा है वो हमने देखा। उसके बेसिस पे हमने क्या किया, एक एवरेज टाइम निकाला। एक एवरेज टाइम निकालने के बाद हमने उसको एज अ स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर दिया कि हाँ भी ये स्टैंडर्ड टाइम होगा, कि लाइक एक काम को करने में हमें 2 घंटे लग रहे हैं, तो इस काम को करने में 2 घंटे लगेंगे। तो ये स्टैंडर्ड टाइम आप डिसाइड करोगे ना, तो काम फिर उसी टाइम में करोगे तो फिर थोड़ा ईजी हो जाएगा। नहीं तो वो 4 घंटे लेके बैठे रहेंगे, जो लेबरर्स है उनको बताया है नहीं कितने टाइम में करना है, वो 10 घंटे लेके बैठे रहेंगे, 4 घंटे लेके बैठे रहेंगे उसी काम को। तो ये चीज़ ना हो। अभी जैसे आप भी तैयारी करते हो, अगर आप टारगेट लेके चलोगे कि मुझे एक चैप्टर को 2 घंटे में फिनिश करना है, तो आप अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ करोगे, तो अपने आप ही वो 2 घंटे में हो जाएगा, है ना? और यही अगर आप कुछ टारगेट ही नहीं लेके चलते कि हाँ भाई कितने टाइम में करना है, बस करना है, जब तक हो जाएगा ठीक है, तो आप बीच में 36 बार तो अपना फ़ोन उठाओगे, ठीक है? इंस्टाग्राम खोलोगे, ये फेसबुक खोलोगे, है ना? व्हाट्सएप खोलोगे, फिर उसके बाद बीच बीच में टीवी भी देखोगे, फिर बीच बीच में इधर उधर गेड़ा भी मारा होगे, इधर उधर चक्कर लगाया होगे घर में। तो कहीं ना कहीं इससे आप वो 2 घंटे वाला जो आपने चैप्टर करना था वो आप 4 घंटे में करोगे। तो यही होता है, अगर आप थोड़ा टाइम फिक्स कर लेते हो ना, तो वो काम ईजी हो जाता है। और बेसिकली इसमें ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव ध्यान से सुनना है। स्टडी के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं टाइम स्टडी के, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी नेट एग्जाम में। बेसिकली इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं स्टडी के, कि सबसे पहले तो हमें कोस्ट का पता लग जाता है, लेबर कोस्ट। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको ये पता है कि हाँ भी हमने ये काम करना है और इस काम को करने में 2 घंटे लगेंगे, इस बंदे को, कोई एक बंदा लगेगा तो उसको 2 घंटे लगेंगे, है ना? तो कहीं ना कहीं आप कोस्ट डिसाइड कर सकोगे कि एक काम को करने में 2 घंटे लगेंगे, तो 2 घंटे के हिसाब से एक लेबर को हमने कितना पे करना है, तो वो आप कॉस्ट भी निकाल सकते हो। उसके अलावा जो है आप नंबर ऑफ़ वर्कर्स भी डिसाइड कर सकते हो कि कितने वर्कर्स चाहिए होंगे। लाइक आपको 2 घंटे में आपको पता है कि ये एक बंदा एक काम कर लेगा इसको 2 घंटे में, और आपको वही काम जो है वो आधे घंटे में करवाना है, तो कहीं ना कहीं आप लेबर आप कितनी लगाओगे उसके लिए, 4 लेबर्स लगाओगे, है ना? ताकि एक एक बंदा अगर कोई एक काम को 2 घंटे में कर रहा है, तो वही अगर आप 4 बंदे उसके ऊपर लगा दोगे सेम काम पे, तो वो काम कितने में हो जाएगा, आधे घंटे में हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कितने वर्कर्स चाहिए उस काम को करने के लिए। उसके अलावा जो है आप इंसेंटिव प्लान भी डिसाइड कर सकते हो, यानी कि उनको कितना बोनस देना है, उनको कितनी सैलरी देनी है, वो सारी चीज़ें भी आप इसमें डिसाइड कर सकते हो। सिर्फ बोनस देना है या सिर्फ सैलरी देनी है, या किस अकॉर्डिंग उनको वेज देना है, बेसिकली टाइम के अकॉर्डिंग वेज देना है, काम के अकॉर्डिंग, तो बहुत सारे इंसेंटिव प्लान्स होते हैं। तो आप डिसाइड कर सकोगे कि आपको कैसे उनको इंसेंटिव्स देना है। तो ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव इसके अंदर टाइम स्टडी के अंदर रहते हैं। उसके बाद लास्ट स्टडी आती है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी क्या होता है कि ना, अभी इंसान है यार, थकता तो है ही ना, तो कहीं ना कहीं वो थकेगा भी, उसकी साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है कि हाँ भी उसको माइंड को भी रिलैक्स देना होता है, बॉडी को भी रिलैक्स देना होता है। तो फटीग स्टडी क्या बोलती है कि ना आपको ना डिसाइड करना चाहिए पहले से कि कौन सा बंदा कितने टाइम तक रेस्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको जो ड्यूरेशन होती है और जो फ्रीक्वेंसी होती है रेस्ट इंटरवल की, वो आपको इसके अंदर डिसाइड करनी चाहिए किसी भी काम को लेकर के, कि लाइक एक दिन में ये बंदा इतना काम कर रहा है तो उसको दिन में 2 बार रेस्ट देना है और आधे आधे घंटे का ब्रेक देना है। तो ये आपने इसमें फटीग स्टडी में आपने इसमें रेस्ट इंटरवल्स डिसाइड करते हो। तो ये हो गई आपकी चारों की चारों स्टडीज़ पूरी। हमने क्या किया इसमें याद है ना, हम कहाँ पे थे, टेक्निक्स कर रहे थे। टेक्निक्स में हमने कौन सा किया, सबसे पहले साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क किया, कि कोई भी काम करने करने की करना, जब हम करते हैं कोई भी काम उसको साइंटिफिकली स्टडी करो। और स्टडी करने के 4 तरीके हो सकते हैं, मेथड को स्टडी कर सकते हैं, मोशन को कर सकते हैं, टाइम को कर सकते हैं, और फटीग को स्टडी कर सकते हैं।
चलिए जी, अभी चलते हैं हम सेकंड टेक्निक पे। अभी आगे छोटी छोटी हैं, ठीक है, जल्दी हो जाएंगी। अभी सेकंड टेक्निक क्या बोलती है, साइंटिफिक टास्क प्लानिंग। साइंटिफिक टास्क प्लानिंग क्या होता है कि ना, कुछ भी आप करते हो तो पहले थोड़ी प्लानिंग करके चलो भाई, मतलब बस यही बोलता है ये वाला जो टेक्निक है कि हाँ भी हमने क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है ना, कितना करना है, कहाँ पे करना है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी पहले से आप डिसाइड करके चलोगे तो अच्छे से काम हो जाएगा। उसके बाद थर्ड टेक्निक क्या बोलती है, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। ये मैं आपको ऑलरेडी प्रिंसिपल्स में करवा चुकी हूँ कि यहाँ पे हम ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि राइट बंदे को राइट पोजीशन पे बिठाओ विदाउट एनी पार्शियलिटी, राइट पर्सन को राइट पोजीशन पे बिठाओ और उनको नई टेक्निक से ट्रेनिंग दो। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है ना, इसमें बस ना आप स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता है। जैसे मैंने आपको टाइम स्टडी में बताया कि आप पहले से सेट करके रख लेंगे कि कितना टाइम लगेगा किसी भी चीज़ को करने का, तो वही चीज़ इसमें होती है, वही सेम चीज़ इसमें होती है कि इसमें हम ना स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि कोई भी काम करने को कितना टाइम लगेगा, उसमें क्या कुछ रॉ मटेरियल यूज़ होगा, क्या कुछ कंडीशंस होंगी वर्क की, तो एक स्टैंडर्ड सेट रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग काम होगा। तो हम इसमें डेविएशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, डेविएशंस मतलब कमियां निकाल सकते हैं, बाद में कंपैरिजन कर सकते हैं, कमियां निकालेंगे तो फिर इसको हम इम्प्रूव भी कर सकेंगे। तो स्टैंडर्ड सेट करना, अगर जैसे आप अभी आप एक टारगेट ले लेते हो, स्टैंडर्ड सेट कर लेते हो कि हाँ भी रोज़ का मुझे मतलब लाइक 6 घंटे पढ़ना है या 8 घंटे हमें स्टडी करनी है, 6 घंटे स्टडी करनी है, तो ये आपने एक स्टैंडर्ड टाइमिंग फिक्स कर लिया। रोज़ के हमने 2 यूनिट कवर अप करने हैं या 2 टॉपिक या 2 चैप्टर्स कवर अप करने हैं, तो ये आपने क्या कर लिया, एक स्टैंडर्ड वर्क को डिसाइड कर लिया। तो यही होता है कि आप जब स्टैंडर्डाइजेशन करते हो। उसके बाद फिर ये होता है कि हाँ भी चलो कुछ तो स्टैंडर्ड के हिसाब से करोगे, है ना। मतलब अगर आपने ये सोचा कि हमने 8 घंटे स्टडी करना है तो चल 4 तो करोगे ही करोगे, या 6 तो करोगे ही करोगे, है ना। कुछ सेट ही नहीं करोगे तो हो सकता है कुछ भी ना करो। तो कहीं ना कहीं थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन में अच्छा रहता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज़ फिफ्थ प्रिंसिपल, सॉरी फिफ्थ टेक्निक, डिफरेंशियल वेज सिस्टम। डिफरेंशियल वेज सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली वेजेस जो होते हैं ना वो पे करने चाहिए हमें वर्क के हिसाब से। ये बेसिकली टेक्निक क्या बोलती है कि कितना टाइम लगा रहे हो उससे मैटर नहीं है, मतलब उससे कोई मतलब नहीं है कि हाँ भी आप कितना टाइम लगा रहे हो। एक लेबर है, वो 10 घंटे बैठी है, काम करे जा रही है करे जा रही है, और जब एट द एंड हमने देखा 10 घंटे बाद काम क्या किया है, 2 ही पीस बनाए हैं बस, तो उसका भी फिर क्या ही फ़ायदा, है ना, उनको हम पैसे क्यों ही दें। तो यहाँ पे हम बेसिकली ये चीज़ देखते हैं कि जो काम किया है ना, काम कितना किया उसके बेसिस पे वेजेस देने चाहिए। इसमें बेसिकली 2 रेट्स होते हैं इन दिस सिस्टम, 2 डिफरेंट वेज रेट्स होते हैं। पहला तो इसमें होता है हाई वेज रेट, दूसरा होता है इसमें लो वेज रेट। अभी दोनों में होता क्या है कि ना, अब जिस पर्सन ने, अगर मान लो आपने स्टैंडर्ड नंबर ऑफ़ यूनिट्स, मान लो ये था कि हाँ भी एक दिन में आपको 10 पीसेस बनाने हैं और 10 घंटे में आपको 10 पीसेस बनाने हैं। अगर आपने बना दिए तो आपको हाई वेज रेट के अकॉर्डिंग पे किया जाएगा, और अगर आपने उसी 10 घंटे में वो 10 पीसेस नहीं बनाए, 10 की बजाय आपने 5 बनाए, 6 बनाए, तो आपको बस वो 5-6 पीसेस के हिसाब से ही पे किया जाएगा, यानी कि आपको लो वेज रेट के हिसाब से पे किया जाएगा, हाई के हिसाब से नहीं पे किया जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी चीज़ है इसके अंदर कि काम पूरा करोगे तो हाई के हिसाब से मिलेगा, और काम अगर कम करोगे तो लो वेज रेट के हिसाब से मिलेगा। उसके बाद चलते हैं लास्ट के, हमारे दो टेक्निक्स और रह गई हैं। सबसे पहले इसमें आती है स्पेशलाइजेशन और फंक्शनल फॉर्मेनशिप। इसमें क्या होता है ना कि ना, सिंपल सी इसमें एक चीज़ होती है कि पूरा का पूरा काम है ना उसको डिवाइड कर दो, उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दो। उसके बाद हर एक जो पार्ट है वो उसके एक्सपर्ट को पकड़ा दो। लाइक अगर आप मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो तो आपको अपना मार्केटिंग का काम मिल जाएगा, कोई बंदा फाइनेंस में एक्सपर्ट है तो उसको फाइनेंस का काम मिल जाएगा, कोई जो है वो प्लानिंग में है तो वो उसको प्लानिंग का, कोई एचआर में है तो उसको एचआर का काम मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो भी पर्सन जिस भी चीज़ में एक्सपर्ट है ना, उसको वही वाला काम दो। तो इससे क्या होता है कि आपका काम भी अच्छे से हो जाता है, एफिशिएंसी भी बढ़ती है, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाता है ना। तो कहीं ना कहीं फंक्शनल फॉर्मेनशिप, यानी कि फंक्शंस में सारे के सारे फंक्शंस जो है वो डिवाइड कर दो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, और हर एक पार्ट जो है, हर एक फंक्शन जो है उसके एक एक्सपर्ट को पकड़ा दो। तो इससे क्या होता है, काम अच्छे से हो जाता है, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाता है। दैट्स इट, इसमें इतना ही है।
अभी चलते हैं नेक्स्ट लास्ट टेक्निक पे, दैट इज़ मेंटल रिवोल्यूशन। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था। इसमें बस इतनी सी चीज़ होती है कि जिसका बेसिकली है कि हाँ भी दोनों मिल के काम करें, जो डिवीजन है प्रॉफिट्स का, मतलब मैनेजमेंट को होता है कि हाँ भी डिवीजन ना करें हम प्रॉफिट्स का, हमें लार्जर शेयर मिले। वहीं लेबर को ये होता है कि हाँ भी हमें लार्जर शेयर मिले, है ना। तो दोनों लड़ते फिरते रहते हैं कि हाँ भी मेरे को ज़्यादा मिले, मैनेजमेंट बोलती है मेरे को मिले। तो कहीं ना कहीं बस इसमें इतनी सी बात होती है, लड़ो फिड़ो मत अपना, ठीक है। और अपना जो भी है वो मिल के काम करो, अपना अच्छे से कोऑपरेट करके एक दूसरे को काम करो, तो इससे दोनों का ही भला हो जाएगा। बस इसमें यही चीज़ है। चलिए, ये तो हो गया आपके, पूरी टेक्निक्स भी पूरी हो गई है, ठीक है। ये 7 इसमें टेक्निक्स थी। इससे पहले हमने प्रिंसिपल्स भी सारे कर लिए हैं। ये आपका हो गया पूरा कंट्रीब्यूशन टेलर का। मेन यहीं तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद मैं इसमें कंट्रीब्यूशन जो बाकी अदर ऑथर्स हैं ना, उनका भी थोड़ा थोड़ा लिया है, बिकॉज कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपको नेट एग्जाम में, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको। तो मैंने बाकियों का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी इसके अंदर मैंने लिया है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करवा देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रेथ। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, सबसे पहली बात तो, ठीक है। फ्रैंक गिलब्रेथ थे एंड उनकी जो वाइफ थी लिलियन गिलब्रेथ, ठीक है। इन दोनों ने ना बेसिकली, जो मैंने आपको इसमें, मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। ये जो मैंने आपको स्टडीज़ करवाई थी ना अभी, इसमें अभी थोड़ी पीछे करवाई थी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी। तो ये चारों की चारों जो स्टडीज़ थी ना, इसके अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किनका था? इन दोनों हस्बैंड वाइफ का ही था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ भी जो ये गिलब्रेथ थे, दोनों हस्बैंड वाइफ थे, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा किस चीज़ में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, इन्होंने क्या चीज़ के ऊपर फोकस किया था? तो बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट था ना, जो मैंने आपको बताया था, 18 डिफरेंट एक्टिविटीज़ एक मेसन करता है, उसको फिर हम रिड्यूस कर सकते हैं 5 तक भी या फिर 2 तक भी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये किया ही किसने था? ये फ्रैंक गिलब्रेथ ने किया था। जो हस्बैंड था ना फ्रैंक गिलब्रेथ, ये एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट उसी ने किया था। और ये जो चारों की चारों मैंने आपको स्टडी बताई है, मोशन स्टडी, मेनली उन्होंने इन तीनों पे फोकस किया था। मोशन स्टडी दी थी, टाइम स्टडी दी थी और फटीक स्टडी दी थी। तो ये तीनों ही स्टडी में किसका मेन कंट्रीब्यूशन था? फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रेथ का था। इसमें मेंशन भी है, आप इसको पढ़ लेना। दैट इज़, ये देखो, फ्रैंक एंड उनकी जो वाइफ थी लिलियन गिलब्रेथ थी, उन्होंने मोशन स्टडी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, वही 18 मोशंस वाला। उसके बाद जो है मोशन स्टडी के साथ साथ उन्होंने टाइम स्टडी के अंदर भी उन्होंने ही कंडक्ट की थी, टाइम स्टडी भी। उसके अलावा जो है मिसेस गिलब्रेथ, जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने जो है वो फटीग स्टडी भी उन्होंने की थी। तो जो मैंने आपको पीछे स्टडीज़ बताई हैं, उसके अंदर मेन कंट्रीब्यूशन इन्हीं का था। उसके बाद आते हैं थर्ड, जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा, दैट इज़ हेनरी एलगेंट। इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा, इन्होंने मेन क्या बोला था? इन्होंने वेज के ऊपर कंसंट्रेट किया था। जो पीछे मैंने आपको बताया हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने किसके ऊपर वो स्टडीज़ दी थी, उसके ऊपर मेन उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ये भाई साहब क्या बोलते थे, इन्होंने वेज के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट किया था। इन्होंने ना बेसिकली कैटेगरीज बांट दी थी, और उन कैटेगरीज में उन्होंने क्या बोला था, अभी जो वर्कर्स जो है ना वो काम कम कर रहे हैं स्टैंडर्ड वर्क से, तो उनको तो दो टाइम के अकॉर्डिंग वेजेस। मतलब कहने का, अभी जैसे फॉर एग्जांपल कि ना हमने इसमें डिसाइड किया कि आपको जो है वो 10 पीसीस बनाने हैं, तो 10 पीसीस बनाने हैं, ये अपना हो गया स्टैंडर्ड वर्क, ठीक है। और उसके बाद वो आपको 10 पीसीस बनाने हैं 2 घंटे के अंदर अंदर, ये हो गया अपना स्टैंडर्ड टाइमिंग। तो ये आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिए दोनों के। अभी इसमें वो क्या बोलते हैं कि अगर उन्होंने 2 घंटे के अंदर अंदर 10 पीसीस नहीं बनाए, यानी कि 10 से कम बनाए हैं, 8 बनाए हैं, 6 बनाए हैं, तो उनको किस हिसाब से पेमेंट करो? उनको 2 घंटे के हिसाब से पेमेंट करो, उनको टाइम के हिसाब से पेमेंट करो। वर्क तो उन्होंने अभी कम ही किया है ना, तो उनको किस हिसाब से पेमेंट करनी चाहिए? टाइम के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेकंड कैटेगरी, ऐसे वर्कर्स जिन्होंने इक्वल काम किया है, मतलब उन्होंने 2 घंटे में ही काम किया है, उसके अलावा उन्होंने जो है वो 10 पीसेस बनाने थे, तो उन्होंने 10 ही बनाए हैं, मतलब इक्वल काम किया स्टैंडर्ड वर्क से। तो अभी इक्वल काम किया, तो उनको जो है वो टाइम या वर्क किसी के भी हिसाब से हम पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में इक्वल ही पेमेंट आएगी। अभी सिंपल सी बात है, टाइम भी उन्होंने उतना ही लगाया, 2 घंटे लगाया है, काम भी उन्होंने पूरा किया 10 पीसेस, तो दोनों के हिसाब से पेमेंट जो है वो सेम ही आएगी ना, है ना। तो कहीं ना कहीं जो है वो पिछले वाले पॉइंट में तो क्या था, उन्होंने काम कम किया था, इस वाले पॉइंट में क्या इक्वल काम किया, स्टैंडर्ड के हिसाब से किया, तो दोनों हिसाब से पेमेंट सेम ही आएगी। तो वो पेमेंट तो इनको दो ही दो,
किसी मर्जी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि दोनों में इक्वल ही वेजेस आएंगे। उसके अलावा जो है इनको 20 to 50% जो है वो बोनस भी मिलना चाहिए, 20 to 50% बोनस भी मिलना चाहिए, ठीक है। अभी आती है थर्ड कैटेगरी। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो स्टैंडर्ड वर्क से ज़्यादा कर दिया, अभी 2 घंटे में एक पर्सन ने, एक लेबर ने जो है वो 10 पीसेस बनाने थे, बट उसने 10 की बजाय 12 पीसेस बना लिए। अब उसको क्रेडिट तो मिलना चाहिए, उसको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलना चाहिए। अब उसने ज़्यादा काम किया है ना, तो कहीं ना कहीं उसने बनाने कितने थे, 10 बनाने थे, 10 की बजाय उसने बना कितने दिए, 12 बना दिए। तो जो एक्स्ट्रा उसने वर्क किया है उसके हिसाब से उसको पेमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे पेमेंट किस हिसाब से होगी, वर्क डन के हिसाब से होगी। उसके अलावा जो है जितना उसने एक्स्ट्रा काम किया है, वर्क किया है, उस बेसिस पे उसको 20 to 50% के बीच में, रेंज के बीच में जितना भी मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, तो उस बेसिस पे उसको वेजेस भी मिलने चाहिए, सॉरी बोनसेस भी मिलने चाहिए। तो बेसिकली इसमें 3 चीज़ें हो गई हैं। अगर आप कम काम करते हो स्टैंडर्ड से तो टाइम के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट किया जाएगा। अगर आप इक्वल करते हो तो किसी भी हिसाब से पेमेंट करो इक्वल ही आएगी। उसके अलावा आपको बोनस भी दिया जाएगा 20 to 50%। उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है, अगर आप स्टैंडर्ड वर्क से ज़्यादा काम करते हो तो आपको काम के हिसाब से पेमेंट मिलेगी और 20 to 50% आपको बोनस भी मिलेगा, ठीक है, डन। तो ये हो गया आपका तीनों। इसमें इन्होंने मेनली वेजेस के ऊपर फोकस किया था, इसीलिए उन्होंने एक टास्क एंड बोनस प्लान भी दिया था। ये मैंने आपको सारा इसमें करवाई दिया है। उसके अलावा इन्होंने ना 2 चीज़ें और भी मेन मेन बोली थी, कि अभी मान लो अभी सुपरवाइजर्स हैं, उनको भी तो बेचारों को कुछ मिलना चाहिए ना, क्योंकि वो मेनली काम कर रहे हैं, वो काम करवा रहे हैं एक्चुअली में, जो लेबर है उनसे काम करवा रहे हैं। अब जो करवा पा रहे हैं काम, जो एक लीडर होगा एक तरीके से, तो उसका भी तो कुछ ना कुछ बनता है। तो वो बोलते थे जो एक अच्छे सुपरवाइजर्स हैं उनको भी बोनस मिलना चाहिए। उसके अलावा इन्होंने एक और पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट बोला था, वो भी मैं इसमें मेंशन करना चाहूँगी। दैट इज़, उन्होंने बार चार्ट के ऊपर फोकस किया था। इसमें क्या होता है ना कि मोटिवेट करने के लिए ना एक बार चार्ट लगा दो, और जो बंदा तो हो गया फेल काम करने में, उसको मान लो 10 पीसेस बनाने थे, वो नहीं बना पाया, उतना काम नहीं कर पाया, तो उस बार चार्ट को रेड इंक से फिल कर दो। अगर वो कर पाया काम तो ब्लैक इंक से फिल कर दो। इससे क्या होता है ना, एक लेबर जो होती है वो मोटिवेट होती है, काम एक प्रेशर भी हो जाता है कि हाँ भी बार चार्ट पे हमारा नाम आएगा, अगर हमने नहीं काम किया तो हमारे जो है हमें रेड इंक से फिल कर दिया जाएगा और सारे देखेंगे करेंगे, है ना, हमारी बेइज्जती होगी। तो कहीं ना कहीं उन्हें एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बना रहता है कि हमें पूरा काम करना है और टाइम पे करना है। तो इससे थोड़ा एक मोटिवेशन मिलता है। हो सकता है थोड़ी नेगेटिव मोटिवेशन मिले, क्योंकि वो अंडर प्रेशर रह के काम करेंगे, डर के मारे करेंगे, बट एटलीस्ट करेंगे तो सही ना। तो उन्होंने ये चीज़ बोली थी, ठीक है। अभी आता है लास्ट वन, लास्ट कंट्रीब्यूशन, उसके बाद आपका साइंटिफिक वाला पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा चला गया ये लेक्चर, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये इनमें से बहुत छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें से आपको क्वेश्चन डायरेक्टली बनने के चांसेस हैं। तो अभी लास्ट कंट्रीब्यूशन है, दैट इज़ हैरिंगटन एमर्सन का। इन्होंने बेसिकली किसके ऊपर फोकस किया था, इन्होंने एफिशिएंसी के ऊपर फोकस किया था। बस मेनली इसमें इतना ही ध्यान रखना कि एमर्सन से ई याद रख लेना, एमर्सन है तो एफिशिएंसी के ऊपर फोकस किया था, ठीक है। और बेसिकली इन्होंने ना एक मेनली प्रिंसिपल्स ऑफ एफिशिएंसी के नाम से एक बुक भी बनाई थी, कि भी कैसे हम जो लेबर है, मैनेजमेंट है, उनके एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। उनको बहुत ही ज़्यादा उनको ऐसे आप मोटिवेट कर सकते हो, उनके काम को अच्छा कर सकते हो, उनकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो। उसके ऊपर मेनली इन्होंने फोकस किया था। इतना फोकस किया था कि उन्होंने 12 प्रिंसिपल्स तक दे दिए थे और उसके ऊपर बुक तक बना दी थी, ठीक है। 1912 के अंदर बेसिकली उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एफिशिएंसी। इसमें से बस आप ना इतना याद रखना कि वो 12 प्रिंसिपल्स में से 5 तो जो थे वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप कैसे होंगे उससे रिलेटेड थे, और बाकी के जो 7 प्रिंसिपल्स थे वो मैनेजमेंट के सिस्टम से रिलेटेड थे, ठीक है। 5 तो जो थे वो, अगर जैसे आप एम्प्लॉयर हो, आपका एम्प्लॉई है, तो आपके बीच में कैसा रिलेशनशिप है उस चीज़ से रिलेटेड आपके 5 प्रिंसिपल्स थे। उसके अलावा जो बाकी 7 प्रिंसिपल्स थे वो किस चीज़ से रिलेटेड थे, वो मैनेजमेंट के सिस्टम से रिलेटेड थे। तो यहाँ पे उन्होंने 12 प्रिंसिपल्स दिए थे, हालांकि जो हेनरी फ्योल ने दिए थे, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, 14 प्रिंसिपल्स।
वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन बनेगा। बट यहाँ पे जो 12 प्रिंसिपल्स मैंने यहाँ पे मेंशन ज़रूर कर दिए हैं, बट हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस कम हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि 12 प्रिंसिपल्स दिए थे और उसमें से 5 ऐसे थे और 7 ऐसे थे। तो आपको इतना आप ज़रूर याद रखना। और एमर्सन ने दिए थे एफिशिएंसी के ऊपर फोकस किया था। तो मेन आपको इतनी बात पता होनी चाहिए। फिर भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, तो थोड़ा देख लेना इन प्रिंसिपल्स को। 12 प्रिंसिपल हैं। उसके अलावा जो है इन्होंने 2 बातें और बोली थी। ये तो होगा कि एफिशिएंसी के ऊपर। उसके बाद इन्होंने क्या बोला था, एक एफिशिएंसी ना प्लान भी इन्होंने बना दिया था, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा ही एफिशिएंसी में घुस गए थे ये। जो है बेसिकली एमर्सन एफिशिएंसी प्लान जो है इन्होंने एक डेवलप किया था, जिसके अंदर उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ना वेजेस जो हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग तो दो ही दो। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग तो उन्हें वेजेस गारंटी है, मिलेंगे ही मिलेंगे। कि 10 घंटे काम किया तो उतना मतलब उन्हें मिलेगा ही मिलेगा जितना डिसाइड हुआ है। उसके अलावा जो है इनको बोनस मिलेगा। जो है जैसे जैसे उनकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, उस एफिशिएंसी के बेसिस पे उन्हें क्या मिलेगा, उनको बोनस भी मिलेगा। और जैसे जितने ज़्यादा उनको एफिशिएंटली वो लोग काम करेंगे उतना ज़्यादा उन्हें बोनस मिलेगा, ठीक है? तो ये भी चीज़ उन्होंने बोली थी। एंड एट लास्ट उन्होंने एक लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की भी इम्पोर्टेंस बताई थी। जैसे मैंने आपको बताया अभी पीछे कि जो टेलर थे, जो एफ डब्ल्यू टेलर थे, उन्होंने किसके ऊपर मेनली फोकस किया था, स्पेशलाइजेशन के ऊपर, है ना? एक उन्होंने उसका वो भी दिया, टेक्निक भी दी उन्होंने कि हाँ भी स्पेशलाइजेशन करो, जो भी काम है वो डिवाइड कर दो और स्पेशल उसको उसको एक एक्सपर्ट को दे दो। स्पेशलाइजेशन के ऊपर उन्होंने फोकस किया था। बट ये जो थे ना एमर्सन भाई साहब जो थे, वो ये बोलते थे कि जैसे अपना टॉप टू बॉटम एक जो है वो पूरी एक लाइन बनी होती है पूरी अथॉरिटी की एक कंपनी के अंदर, उसके साथ साथ ना एक स्टाफ अपॉइंट कर दो ऐसे करके। स्टाफ जो होगा वो क्या होगा, ऐसा स्टाफ जो बेसिकली एक्सपर्ट्स होते हैं फील्ड में, अपने अपने स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको आप अपॉइंट करके रखो। जब भी ये जो लाइन वाले बंदे हैं ना, ये जो बीच में लाइन वाले बंदे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के, इनको कोई भी एडवाइस चाहिए, उनको कोई भी हेल्प चाहिए, तो ये जो बाकी जो एक्स्ट्रा ये जो स्टाफ वाले बंदे हैं ये इनकी हेल्प कर सकें। तो बेसिकली यहाँ पे हेल्प के लिए, एडवाइस के लिए, अपनी स्पेशलिटी उसके लिए ये लोग जाने जाते हैं। तो काउंसलिंग अगर उन्हें प्रोवाइड करनी है, एम्प्लॉयज़ को उनकी हेल्प करनी है, उनको एडवाइस करना है किसी भी काम में, तो ये लोग उनकी हेल्प कर सकें। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन उठ के आ सकता है कि लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का इम्प्लीमेंटेशन के लिए एमर्सन ने बोला था, ठीक है? तो ये आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सारे के सारे आप चीज़ें पढ़ लेना, अच्छे से समझ आ गई होगी आई होप। आपको थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें ना लॉजिक वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, चीज़ें याद करने वाली ज़्यादा हैं कि कौन सी चीज़ किसने दी थी, कब दी थी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो आज के लिए मैं इतना ही करवाऊँगी। साइंटिफिक मैनेजमेंट मैंने आपको पूरी करवा दी है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। सो नेक्स्ट भी मिस मत करना और इससे पिछला वाला लेक्चर भी मिस मत करना, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।